हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हम लोग उत्तर भारत के राजवंशों में कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के देखा, फिर द्विपक्षीय संघर्ष को देखा, लास्ट में देखा कि प्रतिहारों ने उस पर कब्जा कर लिया अपने और अपनी राजधानी भी बनाया। आज हम गुर्जर और प्रतिहार वंश के ही बारे में देखेंगे। जो गुर्जर अर्थात ये राजस्थान के आसपास निवास करने के कारण जो थे, ये गुर्जर जाति के थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया। और प्रतिहार का मतलब ही होता है द्वारपाल। ये अपने आप को भगवान श्री राम भाई के छोटे भाई जो लक्ष्मण थे उनका मानते थे कि उनके वंशज हैं, इसलिए इनको द्वारपाल कहा गया। तो हम देखेंगे गुर्जर और प्रतिहार वंश, ठीक, इनकी जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है, देखेंगे उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति जो हुई है ये अग्निकुल राजपूत माने जाते हैं। अग्निकुल राजपूत माने जाते हैं। ठीक, क्या माने जाते हैं? अग्निकुल राजपूत माने जाते हैं। और ये जो निवास करते थे गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के आसपास क्या करते थे? निवास करते थे। इनका जो प्रथम उल्लेख मिलता है, जो प्रथम इनका उल्लेख मिलता है, ये मिलता है इन्हें श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। और आप जानते हैं भगवान श्री राम का जो द्वारपाल का काम किया करते थे, कौन किया करते थे? लक्ष्मण जी। इसी के वजह से इन्हें द्वारपाल माना जाता था, लक्ष्मण को, इसीलिए इनके वंशज को प्रतिहार यानी द्वारपाल कहा गया। आगे की तरफ देखेंगे इनका प्रथम उल्लेख फिर जो है ये देखेंगे ऐहोल अभिलेख। इसको जो लिखवाने वाला शासक था, यहां से भी मिलता है इनकी जानकारी। लिखवाने वाला शासक कौन था? ऐहोल अभिलेख लिखवाने वाला जो शासक था ये था पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय कौन था? ये बादामी के चालुक्य वंश का शासक था। बादामी के चालुक्य वंश का क्या था? शासक था। ये थे। अब आगे हम लिखेंगे, इसमें प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, तो हमने ऊपर लिख लिया। आगे की तरफ संस्थापक देखा जाएगा इनका। एक लाइन और लिखेंगे, एक गुर्जर जाति के थे इसलिए इन्हें गुर्जर कहा गया। ये गुर्जर जाति के थे इसलिए इन्हें गुर्जर कहा गया। ये गुर्जर जाति के थे इसलिए इन्हें गुर्जर कहा गया। यह है गुर्जर जाति के थे इसलिए इन्हें गुर्जर कहा गया। ठीक, द्वारपाल देखेंगे। इसमें संस्थापक हरिश्चंद्र संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। ठीक, राजधानी
पहले उज्जैन हुआ करती थी, कहाँ? उज्जैन। बाद में इनके पूर्वजों ने टाल करके कहाँ कर दिया? मथुरा, अरे सॉरी, कन्नौज। बाद में कन्नौज हो गई, कन्नौज हो गई। ठीक, पहले उज्जैन, बाद में कहाँ हो गई? कन्नौज हो गई। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहाँ कौन? देखेंगे इसमें नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। कौन? नागभट्ट प्रथम। आगे देखेंगे इस वंश का प्रथम गठन, इस वंश का प्रथम महान शासक, इस वंश का प्रथम महान शासक वत्स राजा था। वत्स राजा, वत्सराज या वत्स राजा। यही लड़ा था ना कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में वत्सराज, जो कि एक प्रथम क्या था? महान शासक था। लिखेंगे इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में वत्सराज के, इसी के शासनकाल में, शासनकाल में, इसी के संदर्भ में है वत्सराज के शासनकाल में कन्नौज के लिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। हमने देखा कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से ध्रुव आया, ठीक, पाल वंश से जो बंगाल में चलता था उधर से, पूर्वी भारत से, ठीक, धर्मपाल आया, और इधर से ये पश्चिम की तरफ से देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी के क्षेत्रों से ये निकल करके आए। कौन? वत्सराज, ठीक, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक था, ये आया। और कन्नौज के लिए इसी के शासन काल में क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। लास्ट में यही लोग नजदीकी रहे और बाद में यही सब कौन? वत्सराज ने ही उस पर क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया। ठीक, देखेंगे आगे। हम देख रहे थे वत्सराज के बारे में, वत्सराज, ठीक, वत्सराज महान शासक और प्रतिहार वंश, ठीक, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला, की उपाधि धारण करने वाला, यह प्रतिहार वंश का, प्रतिहार वंश का, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक माना जाता है, प्रथम शासक माना जाता है। ठीक, आगे की तरफ इस वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज था, मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज था। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज था और महान शासक था कौन? वत्सराज। ठीक, यहाँ तक नोट करने के बाद अब हम लोग उत्तर भारत के राजवंश में कन्नौज का गढ़वाल वंश देखेंगे, जो विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करता था? वास करता था। कन्नौज का गढ़वाल वंश,
किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे। बाकी की अधिकतर क्लासें हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस पे चल रही हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे कन्नौज का गढ़वाल वंश। कन्नौज हमने बताया था अर्क और इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज का गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश भारत की खुशबू किसको कहा जाएगा? कन्नौज को। गढ़वाल वंश समय चला 11 सेंचुरी से लेकर के 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसवी, 12वीं शताब्दी ईसवी, 12वीं शताब्दी ईसवी। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इनका स्थान विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, विंध्याचल के आसपास जितने पर्वतीय क्षेत्र आते थे, ठीक, उनमें ये क्या करते थे, उन वाले क्षेत्रों में कन्नौज का गढ़वाल वंश था। संस्थापक चंद्रदेव था। कौन? चंद्रदेव। संस्थापक चंद्रदेव। चंद्रदेव कौन था? संस्थापक चंद्रदेव था। ठीक, इसी को काशी नरेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कहा जाता था क्योंकि मिर्जापुर वाला ये जो विंध्याचल का क्षेत्र है वो काशी से लगा हुआ है। ठीक, इसका क्षेत्र वहां तक था। इसको कहा जाता था काशी नरेश। क्या कहा जाता था? काशी नरेश। काशी नरेश कहा जाता था। इसका आकार क्षेत्र लिख लेंगे, क्यों कहा जाता था? इसका आकार क्षेत्र काशी तक फैला था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे राजधानी इनकी कन्नौज। राजधानी जो गढ़वाल वंश चल रहा था, कन्नौज राजधानी बनाए, कन्नौज। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इनकी उपाधि धारण की है। कौन? चंद्रदेव। उपाधि, जो उपाधि धारण किया महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज। ठीक, अगला शासक देखेंगे इसके बाद ये जो काशी चंद्रदेव थे, इनमें एक लाइन और लिख लीजिएगा। दिल्ली के जो तोमर हुआ करते थे, अनंगपाल तोमर दिल्ली का संस्थापक था। कौन? दिल्ली के पूछी जाती है स्थापना किसने किया था, तो अनंगपाल तोमर। लिखिएगा, दिल्ली के तोमरों ने, एक जाति थी, दिल्ली के तोमरों ने भी इनकी, चंद्रदेव की, इनकी अधीनता, यानी इनके अधीन रहे, अधीनता स्वीकार की। वो बहुत शक्तिशाली थे सब, दिल्ली पर कब्जा किए हुए थे, फिर भी चंद्रदेव के उन्होंने अधीनता स्वीकार की। कौन? दिल्ली के तोमरों ने। याद रखिएगा, दिल्ली शहर की जो स्थापना किया था अनंगपाल तोमर ने किया था। कौन? अनंगपाल तोमर। और दिल्ली का प्राचीन नाम हमने बताया क्या? इंद्रप्रस्थ। आगे की तरफ देखेंगे इसमें अगला शासक ठीक, कौन हुआ? मदन पाल। अगला शासक मदन पाल। लिखेंगे सन ऑफ चंद्रदेव। उन्हीं का, राजा चंद्रदेव का क्या था? लड़का था। ठीक,
मदन पाल। मदन पाल देखेंगे इसमें इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में किसके, मदन पाल के शासनकाल में तुर्कों ने इस पर आक्रमण कर इसे बंदी बनाया, इसे क्या किया, बंदी बनाया। ठीक, नोट कर लेंगे, इसी के शासनकाल में तुर्कों ने इस पर आक्रमण कर इसे क्या किया, बंदी बनाया था। आगे की तरफ इसमें देखा जाएगा इसके जो पुत्र हैं, ठीक, इसके पुत्र गोविंद चंद्र ने इसे मुक्त कराया। आगे लिखेंगे इसके पुत्र गोविंद चंद्र ने इसे मुक्त कराया, तुर्कों से मुक्त कराया। तुर्की क्षेत्रों से आए थे। आगे की तरफ देखेंगे, अगला शासक गोविंद चंद्र तृतीय बना। ठीक, गोविंद चंद्र तृतीय। गोविंद चंद्र तृतीय गोविंद चंद्र। ठीक, समय लिखेंगे 1114 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे सन ऑफ मदन पाल। मदन पाल का क्या था, लड़का था। ठीक, अगला शासक बना। लिखेंगे इसने स्वयं इस वंश का यह सबसे महान शासक था। ठीक, यह सबसे महान और शक्तिशाली शासक था इस वंश का। यह एक विद्वान था। क्या था, एक विद्वान था। ठीक, और इसी के द्वारा उपाधि धारण की गई और इसी के द्वारा उपाधि धारण की गई। कौन सा, विद्या विचार वाचस्पति। विद्या विचार वाचस्पति। कौन, विद्या विचार वाचस्पति। पश्चिमी बिहार क्षेत्र देखेंगे, क्षेत्र इसका कौन कौन सा था, क्षेत्र था पश्चिमी बिहार, बिहार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था कौन, गोविंद चंद्र। ठीक, गोविंद चंद्र ने क्या किया, जो इसका क्षेत्र है पश्चिमी बिहार से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया था।
और एक महान विद्वान था। इसने विद्या विचार वाचस्पति के क्या किया था, उपाधि धारण किया था। यह इस वंश का सबसे महान शासक था। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें अंतिम शासक। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंतिम शासक, अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक देखेंगे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र। जयचंद्र कौन था? जयचंद्र। बहुत दिलचस्पी इसकी कहानी है जयचंद्र की, जिसका समय चला 1170 से लेकर 1194 ईस्वी। ठीक, नोट कर लीजिएगा। यह इस वंश का शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली राजा था, यानी लड़ने में महान था। ठीक, बल थे इसके पास, सैन्य बल भी अच्छा था। आगे की तरफ लिखेंगे भारतीय लोक साहित्य, भारतीय लोक साहित्य, लोक साहित्य तथा कथाओं में, कथाओं में इसे राजा जयचंद कहा जाता था, कहा जाता। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, राजा जयचंद कहा जाता था। आगे इसके दरबार में, इसके राजसभा में, इसके राजसभा में, इसके राजसभा में श्री हर्ष नामक संस्कृत कवि थे, संस्कृत कवि थे, संस्कृत कवि थे। इन्होंने ही 2 पुस्तक लिखा। इन्होंने पुस्तकों का नाम नोट करेंगे। नैषेध चरित, नैषेध चरित, क्या? नैषेध चरित, नैषेध चरित। फिर दूसरा लिखेंगे खंडन, खंडन, खंडन खंड, खंडन खंड खाद, खंडन खंड खाद। नोट कर लेंगे इसको। श्री हर्ष नामक संस्कृत कवि थे। यहाँ संस्कृत भी लिख लेंगे, संस्कृत कवि को अंडरलाइन कर लेंगे, संस्कृत कवि थे। आगे देखा जाएगा राजा जयचंद के बारे में। इसकी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम, इसकी पुत्री का नाम संयोगिता था, संयोगिता। ठीक, इसी से पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज जो तृतीय थे, यानी चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान शादी करना चाहते थे। चौहान इसी से शादी करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, और इसी को लेकर के झगड़ा हुआ। ठीक, जिसमें युद्ध भी हुए,
जो युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी। ठीक, देखेंगे 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी में देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन मामला सब कुछ यहीं से उलझा। ठीक, तो अभी हम चल कर क्या क्या मोहम्मद गौरी के समय में कहानी को जानेंगे। पहले आप इतना जानेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक, पहला 91 में हुआ युद्ध। ठीक, दो लोगों के बीच हुआ। पहला था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और दूसरा था जयचंद। क्या? जयचंद। ठीक, तो मोहम्मद गौरी इसमें क्या हुआ? विजयी हुआ। विजयी, इसकी विजय हुई और इनकी पराजय, ये हार गए। ठीक, मोहम्मद गौरी जो कि सब आक्रमणकारी थे, ये सब अफगानिस्तान के क्षेत्रों से आए और इनके पास बेहतरीन कला थी, लड़ने का हर चीज था, साधन था। तो इन्होंने इन पे विजय पा ली, राजा जयचंद को हराया। आगे की तरफ 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इसको भी साइड में लिख लीजिएगा। 1194 में चंदावर का युद्ध। 1194 से, ठीक, चंदावर का युद्ध। दो लोगों के बीच हुआ। एक थे मोहम्मद गौरी और दूसरे थे जयचंद। ठीक, जयचंद की इसमें भी पराजय हुई, हार गया और इसकी विजय हुई। ठीक, अब तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक, उसको भी देखा जाएगा आगे। फिर पृथ्वीराज चौहान इसके बेटे को जो अपहरण कर ले गए, संयोगिता को भगा ले गए, अपहरण कर ले गए और उसके बाद उन्होंने शादी किया। उसको लेकर फिर मोहम्मद गौरी से और पृथ्वीराज चौहान गए, में लग गई। तो उसमें भी तमाम तरीके की जो कहानियां हैं, अगले हम लोग मध्यकालीन भारत में जब चलेंगे तो देखेंगे। बस यहाँ इतना ही जानना है। अब हम कन्नौज का गढ़वाल वंश देखा हमने, यहाँ राजा जयचंद मारा गया। इसके बाद ये वंशावली आगे चलकर खत्म हो गई 12वीं शताब्दी में। इसके बाद उत्तर भारत के राजवंशों में हम अगला वंश चौहान वंश देखेंगे। ठीक है, जो दिल्ली और राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्रों में निवास करते थे। सब मेहनत से पढ़िए। किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप उनको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, जो चीजें नहीं समझ में आती है आप उसको भी बता सकते हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे चौहान वंश। ठीक, उत्तर भारत के राजवंशों में हम देखेंगे चौहान वंश। आज भी आप नोएडा के क्षेत्रों में आसपास जाएंगे तो दिल्ली में दिखता यही लोग मिलेंगे। क्षेत्र लिखिएगा इनका, क्षेत्र। ये भी वही 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन की क्षेत्र था। दिल्ली, अजमेर और संभल। ठीक, ये दिल्ली, अजमेर और संभल राजस्थान में पड़ते हैं। दिल्ली यही क्षेत्र था इनका। ठीक, नोट कर लीजिएगा। आगे की तरफ देखेंगे इसमें 7वीं शताब्दी देखेंगे इसमें नियर अजमेर एंड संभल
एंड शाकंभरी, शाकंभरी राजस्थान वालों क्षेत्रों में फैला हुआ था पूरा 7वीं शताब्दी में। ठीक, इसके 7वीं शताब्दी में जो नजदीक थे अजमेर थे, संभल था और शाकंभरी थे। संस्थापक इसका जो था चौहान वंश का ये था, पूछा गया है एग्जामों में। संस्थापक जो था वासुदेव था, संस्थापक वासुदेव चौहानों का, संस्थापक वासुदेव। स्रोत देखेंगे कहाँ से स्रोत मिलता है, और इन्होंने राजधानी को दिल्ली को ही बना करके रखा था चौहान वंश के लोगों ने। जो स्रोत था पहला है हर्ष प्रशस्तर अभिलेख, हर्ष प्रशस्तर अभिलेख। क्या हर्ष प्रशस्तर अभिलेख? ठीक, ये लिखवाने का जो काम किया था, लिखवाया कौन लिखवाया इसको देखेंगे तो विग्रह राज द्वितीय। ठीक, अभी आगे इसके बारे में हमको क्या करना है, देखना है। आगे की तरफ देखेंगे दूसरा, इसमें बिजौलिया क्या बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख, बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख। बिजौलिया जो प्रस्तर अभिलेख है ये किसके द्वारा बनवाया गया? इसको मतलब लिखवाया था, लिखवाया था। ये था सोमेश्वर। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम उत्पत्ति, इनकी जो उत्पत्ति थी, ये जो प्रतिहार हम लोगों ने पहले में पढ़ा है, जो लक्ष्मण को अपना वंशज मानते थे, भगवान श्री राम भाई के प्रतिहार, जिनकी राजधानी पहले उज्जैन हुआ करती थी, बाद में कहाँ हो गई? कन्नौज। तो प्रतिहारों जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी में शासन किया करते थे, तो ये उनके सामंत हुआ करते थे। सामंत का मतलब उनके अधीन। कौन? लिखेंगे उत्पत्ति, चौहान वंशों की उत्पत्ति। हमने संस्थापक देखा, राजधानी दिल्ली ही थी। उत्पत्ति, राजधानी आप लिख लेंगे कि दिल्ली ही थी। लिखेंगे उत्पत्ति में ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, यानी प्रतिहार जो थे प्रतिहारों के अधीन थे। ठीक, सामंत का मतलब होता अधीनता। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें चौहानों के वाकपति राज, चौहानों के वाकपति राज प्रथम प्रतिहारों से वाकपति राज प्रथम राजा था, कहाँ का? चौहानों का। यहाँ लिख लेंगे प्रतिहारों से स्वतंत्र कराया था, वाकपति राज जो प्रथम था, ये प्रतिहारों से क्या किया था? स्वतंत्र कराया था। किसको? चौहान वंश को। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, चौहानों के ही एक शासक अजय राज। ठीक, अजय राज, पृथ्वीराज फर्स्ट इसी को कहा जाता है, पृथ्वीराज प्रथम। ठीक, पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा
के द्वारा शाकंभरी राजस्थान में पड़ता, शाकंभरी के निकट अजमेर की स्थापना की गई। अजमेर कहाँ? शाकंभरी के निकट में। ठीक, किसके द्वारा की गई थी? अजय राज। कौन? अजय राज या पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा। ठीक, पृथ्वीराज प्रथम या अजय राज के द्वारा, सॉरी ये पृथ्वीराज का लड़का था अजय राज, यहाँ लिख लेंगे। ठीक, पृथ्वीराज का लड़का, पृथ्वीराज प्रथम का क्या था? सन, लड़का था। कौन? अजय राज। इसी के द्वारा क्या की गई थी? स्थापना किसकी? अजमेर की। किसकी? अजमेर शहर की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा, जो भारत का राजस्थान राज्य है उसका अगर हृदय पूछा जाता है, राजस्थान राज्य का हृदय तो अजमेर हो जाएगा, और उसका गौरव चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ की शान महारानी पद्मावती। और भारत का हृदय राज्य अजमेर, उसी प्रकार भारत का हृदय राज्य मध्य प्रदेश, और राजस्थान का जो हृदय पूछा जाएगा वो अजमेर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यही है, जो अकबर के समय में थे, समकालीन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। इसमें इसका अंतिम प्रसिद्ध शासक चौहानों का। आज भी ये बहुत कब्जा जमाए हुए हैं दिल्ली वाले के आसपास क्षेत्रों में, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मकान हैं। ठीक, अपने को भी शक्तिशाली मानते हैं। आगे की तरफ देखेंगे, अंतिम तथा प्रसिद्ध शासक। अंतिम तथा प्रसिद्ध शासक ठीक, कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक, जिसी को बोला जाता था पृथ्वीराज चौहान। आगे देखेंगे इसमें पृथ्वीराज चौहान देखेंगे, इसी को कहा जाता था राय पिथौरा, उपाधि धारण किया, कहा जाता था। ठीक, राय पिथौरा राय पिथौरा भी कहा जाता था। इसका जो समय चला है 1178 से लेकर 78 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद मोहम्मद गौरी द्वारा इसको गुलाम बना करके वापस जहां से वो आया था, गौरवंश जहां चलता था, ठीक, अफगानिस्तान, उधर लेकर चला गया इसको। फिर बाद में इसको मार देता है। इसके जो कवि थे राजकवि दरबार में चंद्रबरदाई, बहुत प्रसिद्धि थी उनकी। आगे की तरफ लिखेंगे, उसमें लास्ट में इसकी कहानी को देखा जाएगा, मोहम्मद गौरी को जो हम लोग पढ़ेंगे। लिखेंगे इसमें 1186 ईस्वी में 1186 ईस्वी में क्या हुआ देखेंगे। इसने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया क्योंकि यह परमार एक वंश चलता था। ठीक, कहाँ? गुजरात के परमार राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, क्योंकि जहाँ सुंदर स्त्री देखा वहां इसको बस केवल विवाह करना। ठीक, जैसे आगे चल करके भारतीय इतिहास में हमारा जहांगीर हुआ, बस जिसको देखा, चाहे वो दासी हो चाहे कुछ भी हो,
उसको बस विवाह करना है तो करना है। इसने गुजरात चालुक्य के शासक गुजरात के भीम द्वितीय पर आक्रमण किया, क्योंकि ये परमार राजकुमारी से क्या करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। और आगे लिखेंगे, और इसमें अगला स्टार बना करके 1182 ईस्वी में ही इसने चंदेल शासक परमर्दिदेव ठीक को पराजित किया। ठीक, इसने 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमर्दिदेव को क्या किया था, पराजित किया था। आगे की तरफ देखेंगे, इसके दरबारी कवि पृथ्वीराज तृतीय। दरबारी कवि पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा गया। इसके दरबारी कवि की जो रचना है लिखेंगे, पहला चंद्रबरदाई ठीक, इन्होंने बुक्स लिखी। ठीक, पृथ्वीराज रासो सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। ठीक, पृथ्वीराज रासो में कहानियां जो लिखी गई है उसको मोहम्मद गौरी के समय में हम सुनाएंगे, चंद्रबरदाई। आगे दूसरा जो था वो जयानज था। कौन? जयानज। ठीक, इसने जो बुक्स लिखी, जयानज जो बुक लिखी, ये लिखा था पृथ्वीराज विजय क्योंकि जब मोहम्मद गौरी से पहली बार पृथ्वीराज लड़ा था, ठीक, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में, तो पृथ्वीराज विजयी हो गया था। आगे की तरफ हम लिखेंगे, इसमें 1191 में देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। ये जो तराइन वाले क्षेत्र है सब हरियाणा के आसपास में पड़ते हैं, अभी भी हरियाणा में आज वर्तमान में। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक, देखेंगे दो लोगों के बीच हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। ये विजयी हो गया, सही का मतलब, और ये पराजित हो गया। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। द्वितीय लिखेंगे, इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध, हरियाणा में पड़ता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, द्वितीय युद्ध देखेंगे। इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दो लोगों के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक, पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हुए, मोहम्मद गौरी इसमें विजित हो गया, क्योंकि इनके ही पृथ्वीराज चौहान के बगल के प्रदेश का इनकी जो सहायता करने वाले
लोग थे, मतलब पहले खुफिया जो था एक तरफ से कह लीजिए तो राजा जयचंद था, क्योंकि राजा जयचंद्र की पुत्री को जब पृथ्वीराज चौहान लेकर भागा ले गए थे तो वो भी इसकी सहायता कर रहा था मोहम्मद गौरी की कि चलो मिल करके मारते हैं, लेकिन गया नहीं। इसकी वजह से पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने सोच लिया था कि पृथ्वीराज चौहान को मारेंगे तो, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी मारेंगे। किसको? क्योंकि मोहम्मद गौरी भी संयोगिता को चाहता था, इसलिए मोहम्मद गौरी ने उसको मारने का प्रयास किया और उसको मारा भी। किसको? राजा जयचंद को। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें। अंत में गौरी के गुलाम ने कुतुबुद्दीन ऐबक लिखेंगे, अंत में गौरी के गुलाम ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया दिल्ली वाले क्षेत्रों में। ठीक, और चौहान वंश समाप्त हो गया। आगे की तरफ एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इसके पहले हमने जो बताया है पृथ्वीराज प्रथम का जो लड़का था अजय राज, ठीक, उसके दरबार में जो हुआ करते थे हरकेल, और हरकेल की रचना लिखने वाले कवि हुआ करते थे विग्रहराज। ठीक, उसको नोट कर लीजिएगा। अजय राज जहाँ पृथ्वीराज प्रथम का लड़का लिखे, वहीं पर एक लाइन का क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि अजय राज के दरबार में विग्रहराज चतुर्थ के नाम से एक व्यक्ति रहा करता था, ठीक, कवि था, जिसने हरिकेल नामक रचना किया था। आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, उसमें बुंदेलखंड का जिजाक मुक्ति वंश को देखा जाएगा आगे। ठीक, अभी हम उत्तर भारत के राजवंशों में पढ़ेंगे जब तक बंगाल का पाल वंश खत्म नहीं हो जाता है। तो मेहनत से पढ़ते रहिए। अगली कक्षाओं में हम लोग फिर देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक दूसरे तक शेयर करते रहें ताकि उनको पता चल सके कि क्या चल रहा है। बाकी के अधिकतर जो बेहतरीन क्लास हैं वो हमारे प्ले एप्लीकेशन स्टोर पर चल रहे हैं। ठीक, उमाकांत यादव सर्विस क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।